भाई साहब, तो प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने कर लिए थे। कल हम लोगों ने कौन से किए? सेकेंडरी रूल्स या फिर अदर रूल्स किए? यस और नो? चलिए, सबसे पहले मुझे हिनल बताए कि एक्सप्रेसियो यूनिस एक्सक्लूसियो ऑल्ट्रिस का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसियो यूनिस एक्सक्लूसियो ऑल्ट्रिस। वेदिका, अच्छा, अच्छा मीनिंग अगर मिलता है तो इंफीरियर मीनिंग को, खराब मीनिंग को आप क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो। यस और नो? एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग implies the exclusion of the other. Is that clear? पहला। दूसरा, contemporanea at optima est fortissimo in कह के लेंगे, बताइए। मीनिंग चेंज हुआ है तो मत टेंशन लो। कंटेम्पररी मीनिंग जो उस समय था, किस समय था? जब वो लॉ बना हुआ था, आपको वो मीनिंग ही कंसीडर करना है। वेरी नाइस। तीसरा क्या था? नॉसिटर, नॉसिटर सॉसेस, बताइए क्या था? नोन बाय इट्स एसोसिएट। कौन से वर्ड्स? अगर कोई लॉ पढ़ रहे हो, लॉ में सिमिलर वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो क्या नहीं से सिमिलर वर्ड्स को सिमिलर मीनिंग असाइन कर सकते हो? यस। और ये रूल कब तक यूज करोगे? एग्जैक्टली, जब कोई क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। सेम कंटेक्स्ट में दोनों वर्ड्स को क्या यूज किया, क्या किया गया, यूज किया गया, सेम रेफरेंस में वर्ड्स को यूज किया गया, तभी आप ये रूल क्या करोगे? यूज करोगे। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट? स्ट्रिक्ट। बेसिकली लॉ को आपको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना है, बेसिकली टू प्रोवाइड रेमेडीज। लेकिन आजकल ये रूल कम यूज होता है, ठीक है? अगर एक लॉ है, दो प्रोविजन है, उसके दो अल्टरनेट इंटरप्रिटेशन आते हैं, एक इंटरप्रिटेशन में पनिशमेंट मिल सकती है, एक में नहीं मिल सकती, तो कौन सा इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे? जिसमें रेमेडी मिल जाए, ठीक है ना? स्ट्रिक्ट के बाद लिबरल। लिबरल किस लिए यूज होता है? वेलफेयर लॉस को इंटरप्रेट करने के लिए। व्हाट डू वी यूज? वी यूज लिबरल कंस्ट्रक्शन। हाँ या ना? क्या होता है लिबरल में? वेलफेयर लॉज। वेलफेयर लॉज में अपन क्या करते हैं? लोगों को, जो अग्रीव पार्टीज हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए हम लॉ की स्कोप को क्या कर देते हैं? एनहांस कर देते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद चलिए नेक्स्ट, आज से हम लोग बात करेंगे, जो हमारा आज का डिस्कशन होगा, दैट वुड बी ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स इन इंटरप्रिटेशन। जो डिस्कशन मैं आपके साथ शुरू करूंगा आज, दैट वुड बी ऑन व्हाट बेटा? इंटरनल एंड now please here, now what is internal? चलिए, अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? राइट नाउ वी स्टडीड द रूल्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? कि भाई आप कोई शब्द इंटरप्रेट कर रहे हो, कोई लॉ इंटरप्रेट कर रहे हो, और शब्द को इंटरप्रेट करते टाइम, किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते टाइम अगर आपको क्या हो गया, कुछ कंफ्यूजन हो गया, कोई शब्द का मीनिंग आपको क्या नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो? ये रूल्स यूज करो। क्या यूज करो? अब मैं बात कर रहा हूं दो टाइप के एड्स की, दो टाइप की मदद की। एड्स का मतलब क्या होता है? मदद। Please here. So please here. So now I am talking with you on AIDS का मतलब होता है मदद। किसके लिए मदद मिलेगी आपको बच्चों? So now I am talking about what बेटा? AIDS in interpretation। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? AIDS in interpretation। So basically जब इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं, तो आपको दो तरह की एड्स मिलती हैं, दो तरह की एड्स मिलती हैं इंटरप्रिटेशन में। एक होती है इंटरनल एड्स। नाउ व्हाट दिस इंटरनल एड्स इज? मदद मिलती है, बट आपको कहां से मिलती है? अंदर से। किसके अंदर से? लॉ के अंदर से आपको मदद मिलती है। कहां से? इंटरनल एड्स मतलब जैसे लॉ, बेयर एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, इट्स उसका बेयर एक्ट। बेयर एक्ट मतलब जैसे मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं, वो क्या है? वो नोट्स, वो बेयर एक्ट भी है और उसका इंटरप्रिटेशन भी है। लेकिन बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ वो कंपनीज एक्ट, सिर्फ वो कंपनीज एक्ट।
तो इंटरनल एड्स का मतलब इंटरप्रिटेशन में मदद। कहां से? लॉ से ही। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी शब्द की डेफिनेशन है। कंपनीज एक्ट के अंदर किसकी डेफिनेशन है? कंपनी शब्द की डेफिनेशन है। प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया है, मेमोरेंडम को डिफाइन किया, हाँ या ना? तो मेमोरेंडम क्या है? अगर कंपनीज एक्ट आप पढ़ रहे हैं और कभी हम कंफ्यूज हो गए कि यार मेमोरेंडम क्या है, तो मेमोरेंडम शब्द का मतलब आपको कहां से मिल जाएगा? किधर और कहीं जाने की जरूरत है या फिर कंपनीज एक्ट से ही मिल जाएगा? आपको कंपनीज एक्ट से ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मेमोरेंडम। तो क्या है ये? तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो और कंपनी का मतलब नहीं पता, तो आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, कंपनी का मतलब क्या होता है, मदद कहां से मिल रही है। इंटरप्रिटेशन में आपको रेमेडी कहां से मिल रही है? कंपनीज एक्ट से ही मिल रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं इंटरनल एड्स का मतलब टू गेट एन इंटरप्रिटेशन, क्या लेने के लिए? इंटरप्रिटेशन मिलने के लिए यू आर गेटिंग अ रेमेडी फ्रॉम इनसाइड द लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इंटरनल एड्स में क्या क्या आ जाएगा मुझे बताइए। लॉ पढ़ते हो तो लॉ का टाइटल होता है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। क्या है ये टाइटल है। क्या ना, इसे ये भी समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैंने जब फर्स्ट डे कंपनी लॉ का लेक्चर शुरू किया था, मैंने क्या बताया था आपको? ये शब्द का पूरा मतलब बताया था, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। इससे अपने को समझ में आया ना एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टाइटल हो गया। उसके बाद प्रीएम्बल। बेसिकली जब टाइटल खत्म होता है तो क्या चालू होता है? प्रीएम्बल। लेकिन कंपनीज एक्ट में क्या किया है? वो टाइटल और प्रीएम्बल लगभग दोनों क्या है? एक जैसा। सेक्शन 1 शुरू होने के पहले क्या होता है? उसका प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है, वो है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया टू बी, जो भी है, तो प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल के बाद क्या होता है? किसकी हेडिंग? हर एक सेक्शन की हेडिंग होती है। जैसे सेक्शन 13 ऑल्ट्रेशन टू एमओए। तब आपको ये समझ में आता है कि सेक्शन 13 किससे डील करता है? आपको समझ में आता है कि सेक्शन 13 किससे डील करता है? ऑल्ट्रेशन टू एमओए। समझ में आ रहा है? उसके बाद आप देखिए, कई बार मैं कंपनीज एक्ट में स्केड्यूल्स का जिक्र करता हूं। किसका जिक्र करता हूं? स्केड्यूल का, कि भाई बैलेंस शीट का प्रोफार्मा कहां दिया हुआ है? शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। हाँ है ना? तो क्या स्केड्यूल्स भी आपकी मदद करते हैं इंटरप्रिटेशन में? अगर मैं आपसे पूछूं कि बैलेंस शीट के कंटेंट बताओ क्या क्या है, इफ आई आस्क यू टेल मी द कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, व्हाट यू विल डू? सर जस्ट अ मिनट, आई लुक इनटू शेड्यूल 3 एंड यू विल टेल मी द कंटेंट। आप बोलेंगे कि सर तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं क्या देखती हूँ? आई सी द शेड्यूल 3 एंड आई टेल यू योर आंसर। मैं आपको आपका आंसर देती हूँ। उसके बाद इलस्ट्रेशंस। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, स्पेशली जिन्होंने फाउंडेशन में मॉड्यूल यूज किया है, आपने देखा इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। वो इलस्ट्रेशन मेरे नहीं है या आईसीएसआई के नहीं है, वो इलस्ट्रेशन कौन है? वो इलस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं डाले हैं, लॉ मेकर्स नहीं डाले, लॉ में डाला है वो इलस्ट्रेशन। ए और बी वाले इलस्ट्रेशन होते हैं, देखना, हाँ या ना? सो वो इलस्ट्रेशन क्यों डाले? कंसेप्ट को प्रैक्टिकली क्या करने के लिए? एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस। नाउ व्हाट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझना, क्लॉजेस का मतलब प्रोविजंस। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी शब्द को आपको समझना है तो कंपनी की डेफिनेशन कहां पे लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। डेफिनेशन प्रोविजन, जैसे लगभग हर एक सेक्शन का, हर एक कानून का सेक्शन 2 क्या होता है? कोई भी कानून आप पढ़ लो, भारत का कोई भी कानून आप पढ़ लो, सेक्शन 2 वुड बी व्हाट? डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन में क्या होता है? कि आपको लॉ लॉ के बारे में और क्लैरिटी आती है, शब्दों के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी आती है। यस। तो मुझे ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मार्जिनल नोट्स अभी उतने नहीं चलते, बट पहले चलते, अब ठीक है, मतलब कम चलते हैं मार्जिनल नोट्स। क्या होता है मार्जिनल नोट्स? जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल किसी लॉ का सेक्शन 13 स्टार्ट हो रहा है, ऑल्टरेशन टू एमओए, तो ये सेक्शन है,
तो इसके बगल में मार्जिन में नोट्स लिखा रहता है कि दिस सेक्शन वाज अमेंडेड इन द ईयर सो एंड सो, मतलब नोट्स और उसके सॉरी सेक्शन और उसके टाइटल के बगल में उस सेक्शन से रिलेटेड क्या रहते हैं, नोट्स रहते हैं, मार्जिन्स रहती हैं, मार्जिन के बगल में मार्जिन में नोट्स होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, मार्जिनल नोट्स। उसके बाद तो ये कौन सी इंटरप्रिटेशन होगा, ये कौन सी एड्स हो गई, इंटरनल एड्स। तो इंटरनल एड्स आपको कहां से मिल रही है, इंटरनल एड्स यू आर रिसीविंग, यू आर गेटिंग फ्रॉम इनसाइड द लॉ। इनसाइड द लॉ मतलब लॉ के अंदर से ही आपको एड्स मिल रही हैं। नेक्स्ट इज विच एड्स, next comes external aids. Now what are external aids? हाँ जी बच्चों, एक्सटर्नल एड्स का मतलब क्या है, लॉ में मदद तो मिल रही है, इंटरप्रिटेशन में मदद तो मिल रही है, बट कहां से, लॉ से या लॉ के बाहर से। लॉ पढ़ रहे हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, क्या देख लोगे, डिक्शनरी लॉ के अंदर है, लॉ के बाहर है, डिक्शनरी इज आउटसाइड द लॉ, डिक्शनरी इज पार्लियामेंट में डिस्कशंस हो रहे हैं, आप वो देख रहे हो। जैसे मैंने आज सुबह ही मैंने बताया था कि जब 1% कंपनी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था कंपनीज एक्ट में, तो सचिन पायलट जो उस समय के मंत्री थे, उन्होंने 1% कंपनी को लाने के पीछे अपनी इंटेंशन बताई थी। तो क्या वो जो पार्लियामेंट में डिबेट हुए थे, स्पीच दी थी, क्या उसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद देन रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी, रिपोर्ट्स ऑफ व्हाट बेटा, व्हाट इज कमिटी। कोई भी लॉ जब बनता है बच्चों ध्यान से नहीं, जब कोई भी क्या बनता है, जब कोई भी लॉ बनता है तो आप सबको पता है, जैसे जीएसटी कमेटी बनाई गई थी, कंपनी लॉ कमेटी बनाई गई थी, ये सुनो, ये कमेटी क्या करती, लॉ को ड्राफ्ट करती, सुना होगा आपने ड्राफ्टिंग कमेटी, हाँ है ना। तो कई बार क्या होता है, हालांकि उस कमेटी के ऊपर, कमेटी जो रिपोर्ट देती है उसके ऊपर पार्लियामेंट में बहुत सारे क्या होते हैं, डिस्कशन होते हैं, डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट उस कमेटी की रिपोर्ट में क्या करता है, चेंजेस करता है, बट जो लॉ एक्चुअल इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर थी वो कहां से समझ में आती है, कमिटी, वो कमिटी की रिपोर्ट ही प्योरेस्ट लॉ है, लेकिन बाद में उसको पार्लियामेंट में क्या किया गया, डिस्कशन के बाद अलग अलग पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के व्यू लेने के बाद उसको हमने क्या किया, चेंज किया। तो क्या कई केस में, कई केस में रिपोर्ट ऑफ द कमिटी, किसी कमिटी की रिपोर्ट बच्चों, उस जिस कमिटी ने उस लॉ को ड्राफ्ट किया था, क्या उसको भी मान सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। देन इज पारी मटीरियल लॉज, कौन से लॉ बच्चों, नाउ व्हाट इज पारी मटीरियल लॉज। पारी मटीरियल का लॉ का मतलब होता है ऐसे लॉ जिनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे लॉ जिनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सेम है, ऐसे लॉ जो सेम सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं, उन लॉस को अपन क्या बोलते हैं, पारी मटीरियल लॉस। हालांकि कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013, कैन आई से कंपनीज एक्ट 1956 वाज और कंपनीज एक्ट 2013 दोनों के सब्जेक्ट मैटर एक है, हालांकि कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हो गया, खत्म हो गया, बट दोनों का ऑब्जेक्ट क्या था, एक ही था, स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनीज को रेगुलेट करना, हाँ या ना। तो पारी मटेरियल लॉस का मतलब, तो अगर आपको कोई मीनिंग किसी लॉ में समझ में नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, उन एक्ट्स में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल शेयर वारंट, शेयर वारंट शब्द का मतलब अगर आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो शेयर वारंट क्या था, क्या 1956 एक्ट में डिफाइन था, क्या आप कंसीडर कर सकते हो, यस। तो पारी मटेरियल लॉस, हाँ, हालांकि कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हो गया, क्या हो गया है, रिपील मतलब खत्म हो गया, बट कैन यू रेफर, वैसे रेफर नहीं करना चाहिए, बट कोर्ट्स जो हैं, कौन है बच्चों, जो कोर्ट्स हैं, कई डिसीजन देते टाइम जो चीजें कंपनीज एक्ट 2013 में जो वर्ड्स डेफिनेशन दी नहीं है, उसकी डेफिनेशन कहां से रेफर कर लेती है, 1956 के एक्ट से रेफर कर लेती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। सो दीज आर सम ऑफ व्हाट बेटा। उसके बाद जैसे अपन सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट में आपको जब एक्सप्लेन करता हूं, तो मैं हमेशा सालमन वर्सेस सालमन का केस का रेफरेंस देता हूं आपको, हाँ या ना, डू आई गिव। तो बच्चों कई बार आप क्या करते हैं, ये इंटरनल एड है एक्सटर्नल एड है,
एक्सटर्नल मतलब लॉ में जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे कहीं पे भी सैलमन वर्सेस सैलमन शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डू आई गिव अ रेफरेंस ऑफ सैलमन वर्सेस सैलमन? यस, सो आई एम यूजिंग दैट। जब मुझे सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट सेक्शन 9 के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना होता है तो आई टेक अ हेल्प, आई टेक अ हेल्प। कहां से हेल्प लेता हूं? फॉरेन डिसीजंस की मैं क्या लेता हूं बच्चों? फॉरेन डिसीजंस की मैं क्या लेता हूं? हेल्प लेता हूं। इज दैट क्लियर? श्योर? पक्का? चलिए, सो बच्चों, तो ये हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दो टाइप की एड्स हैं, एक्सटर्नल एड और एक्सटर्नल एड इन इंटरप्रिटेशन एंड इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन। तो इसमें चलिए, तो अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड? पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनल एड्स इन इंटरप्रिटेशन। ठीक है? The first aid that we are going to commence is what beta? Which aid? Internal aid. Internal aid मतलब मदद कहां से मिलेगी? लॉ से मदद मिलेगी। सबसे पहला कौन सा एड है? टाइटल। टाइटल दो टाइप के होते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट का लॉन्ग टाइटल है, कंपनीज एक्ट 2013 एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ये कौन सा टाइटल? शॉर्ट टाइटल है, लॉन्ग टाइटल है? शॉर्ट टाइटल अपन अपने हिसाब से बना देते हैं, पोगा, सोगा, कोपरा। अबे चोपड़ा नहीं बे, कोपरा। कोपरा इज व्हाट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कौन से टाइटल है? दीज आर द शॉर्ट टाइटल, दीज आर द शॉर्ट टाइटल्स। तो बच्चों ये शॉर्ट टाइटल्स, दीज आर द एब्रिविएटेड टाइटल्स। क्या ये कभी, देखिए एग्जाम में आपको लिखना, मैंने कट किया, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में लिखना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि दीज टाइटल्स आर नॉट यूजफुल। दीज टाइटल्स आर व्हाट बेटा? ये जो टाइटल्स हैं ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। किस चीज के लिए यूजफुल नहीं है? दे डू नॉट प्रोवाइड एनी रेमेडी ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब आपको इन टाइटल्स को पढ़ के कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। पोगा, राहुल गांधी खुश हो जाएगा, मैं। अरे पोगो नहीं है बाबा, वो पोगा है। बट पोगा का मंजे क्या है? पोगा मतलब क्या? तू बस यही देख रहे है, जब तेरे को देखना चाहिए बहुत सारी चीजें, तू देख रहा है पोगो। यस और नो? क्या होगा भविष्य? इधर जो भी है, छोटा भीम, अभी छोटा भीम देखने का एज गया, अभी मोटा भीम देखना चाहिए। यस और नो? तो बच्चों ध्यान से देखिए। सो प्लीज हियर, प्लीज हियर। सो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? शालिनी जोक समझा क्या? शालिनी को जोक नहीं समझा वो? ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सो मैं ये बोल रहा था बच्चों, मैं ये बोल रहा था कि शॉर्ट टाइटल जो है वो इंटरप्रिटेशन में किसी प्रकार की क्या नहीं देते? रेमेडी नहीं देते। दे आर जस्ट यूजलेस, दे आर जस्ट यूजलेस। एक्साइटेड मत हो यूजलेस सुन के, प्लीज हियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल एक्चुअली सर्व्स एज अ रेमेडी ऑफ इंटरप्रिटेशन। लॉन्ग टाइटल से बच्चों आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। अब लॉन्ग टाइटल में बच्चों इसमें दो ओपिनियन है। पहला तो द कंपनीज एक्ट 2013, कई लोग बोलते हैं कि ये भी लॉन्ग टाइटल है, लेकिन उसके नीचे लिखा रहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट। कई लोग इसको प्रीएम्बल भी मानते हैं, कई लोग इसको क्या मांगते हैं? बट आई कैन कंसीडर इट बोथ। आई कैन कंसीडर इट मतलब सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 एंड एक्ट टू कंसोलिडेटेड अमेंड, मैं क्या मान सकता हूं? आई कैन कंसीडर दैट एज अ लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल। सर द कंपनीज एक्ट 2013 ये भी कंप्लीट टाइटल है, बट इसकी कंप्लीट, पूरा कंप्लीट कब होगा? जब इसके आगे आप वो भी लगाओगे। तो इससे आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है? सो लॉन्ग टाइटल से आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉन्ग? अरे हाँ या ना? सो बच्चों, so long title, it contains the full name of the act and title that represents what beta? And a title that represents what does it represent बच्चों? The purpose of law. Example, Companies Act 2013, comma Act to consolidate and amend the law relating to companies. यहां से लेके यहां तक के कई लोग क्या मान सकते हैं? इसको प्रीएम्बल ही मान सकते हैं, और कई लोग इसको क्या मान सकते हैं? लॉन्ग टाइटल भी मान सकते हैं। बट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, चाहे आप उसको टाइटल मानो, प्रीएम्बल मानो।
जब आप उसको पूरा पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि उस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है। even preamble has the same intention to explain you, to let you know what is the purpose and what is the object of the law that you are going to start. ठीक है, so title are started before preamble. मतलब अब आप उसको अगर preamble मतलब आप उसको अगर पूरा मान रहे हो, जैसे कंपनीज एक्ट में मुझे नहीं समझ में आता कि टाइटल और preamble क्या है, तो मैं उसको टाइटल भी मान सकता हूं या फिर preamble भी मान सकता हूं। तो लेकिन हाँ, टाइटल कहां पे स्टार्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में? टाइटल स्टार्ट्स बिफोर preamble. Initially, England did not recognize the title as an aid of, but now they have recognized which title? Short title या long title? बट अभी हाल ही में इंग्लैंड ने भी लॉन्ग टाइटल मतलब द कंपनीज एक्ट एन एक्ट टू सो एंड सो, उन्होंने क्या मान लिया है? एज अ रेमेडी मान लिया किस चीज का? इंटरप्रिटेशन का रेमेडी मान लिया। कौन सा केस है बच्चों? अश्विन कुमार घोष, तो घोष बाबू का केस है ये। द कोर्ट डिसाइड दैट टाइटल इज अ पार्ट ऑफ लॉ। वेरी ट्रू, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, ऑब्वियसली लॉ के अंदर है। शॉर्ट टाइटल्स आर यूज्ड फॉर व्हाट बेटा? हाँ, whereas long title are used as an aid of interpretation. अच्छा, कई बार ऐसा भी है, कई लोग ऐसा भी मानते हैं अगर आप सिर्फ क्या लिखो, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, कई लोग इसको ही बोलते हैं कि क्या है ये, जैसे अपन पोंगा लिख रहे हैं, मतलब देखो एब्रीवेटेड भी क्या है, लेकिन अब इसमें एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू वर्कर्स, तो ये क्या बन गया? लॉन्ग टाइटल बन गया। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल किस लिए यूज होता है? या फिर पोगा, ये भी किसका पार्ट है? इवन दिस इज अ शॉर्ट टाइटल। तो ये क्यों कर सकते हो आप? लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए और लॉ को क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई। बट रेमेडी कहां से मिलती है? इंटरप्रिटेशन कहां से आता है? लॉन्ग टाइटल से। सो द कंपनीज एक्ट, इसको शॉर्ट टाइटल। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, ये पूरा क्या है? लॉन्ग टाइटल। मैंने आपको पहले ही बताया द कंपनीज एक्ट मतलब हम प्यार से बोलते हैं सोनू। द कंपनीज एक्ट जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं अपन? प्यार से बोलते हैं, उसका निकनेम है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया डीजे, निकनेम है। बट जब तुम बोलो कि 1,08,000 श्री श्री महाल गुरुओं के गुरु, लॉ गुरु, अखंड सीएस, दुष्यंत जैन, पीठाधीश्वर, तो क्या है बच्चों? ये लॉन्ग टाइटल है। ठीक है, सो तो हमेशा इंटरप्रिटेशन की रेमेडी क्या होगी? लॉन्ग टाइटल है शॉर्ट टाइटल? लॉन्ग टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रीएम्बल बेसिकली एक मिनट, जैसे बहुत सारे लॉज हैं जहां पे जैसे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। सो कई बार ना ऐसे प्रीएम्बल और लॉन्ग टाइटल में डिफरेंस निकालना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लॉन्ग टाइटल, और उसके बाद क्या चालू होता है? वहां पे तो हेडिंग ही दी है प्रीएम्बल, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज डेफिनेटली, कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेटली क्या है? प्रीएम्बल है। लेकिन प्रीएम्बल का पर्पस क्या है? कैन समवन लेट मी नो द पर्पस ऑफ प्रीएम्बल? अगेन, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी व्हाट बेटा? यस, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट इकोनॉमी। यस और नो बच्चों, पता है सोशलिस्ट कंट्री, यस और नो? एंड गैरी एंड सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, वो सब चीजें, वो प्रीएम्बल है। मतलब वो वहां पे लिखा ही है प्रीएम्बल, तो वो प्रीएम्बल है। तो टाइटल क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वहां पे मैं प्रीएम्बल को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं टाइटल से। अदरवाइज मेरे लिए टाइटल और प्रीएम्बल को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मतलब मैं उसी को टाइटल मांग लेता हूं। अब मुझसे बोले कोई कंपनीज एक्ट का प्रीएम्बल क्या है, तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा? मैं सिर्फ वो हटा दूंगा, द कंपनीज एक्ट हटा दूंगा। प्रीएम्बल क्या हो गया? एन एक्ट टू कंसोलिडेट। लेकिन जब मुझसे कोई बोले कि कंपनीज एक्ट का लॉन्ग टाइटल क्या है, तो मैं दोनों को मिक्स करके बोल दूंगा। ठीक है, सो तो बेसिकली सेक्शन नंबर 1 स्टार्ट होने के पहले और एक्ट का नाम खत्म होने के बाद जो भी बीच का है, व्हाट दैट आई कंसीडर एज, व्हाट आई कंसीडर दैट एज प्रीएम्बल। आप लॉ पढ़ रहे हो, किस्मत देखो, पूरा लॉ पढ़ते पढ़ते आपको समझ में नहीं आया कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुमने 4 बार पढ़ लिया।
4 बार पढ़ने के बावजूद यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्या समझ में नहीं आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों गया है? सो व्हाट यू कैन डू, कैन यू रेफर टू प्रीएम्बल? तो बेसिकली व्हेन यू गो थ्रू द लॉ, यू डोंट अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, लॉ का पर्पस क्या है वो आपको समझ में नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो? You don't understand the purpose of law, you don't understand the objects of law, even going through the law, या फिर लॉ ही एम्बिग्यूअस है, लॉ ही क्या है समझ में नहीं आ रहा, लॉ का पर्पस क्या है. सो व्हाट यू कैन डू, कैन यू रेफर टू प्रीएम्बल? कैन यू रेफर टू प्रीएम्बल? यस. if law in itself is ambiguous, definitely we can refer to preamble, but law एकदम क्रिस्टल क्लियर है. लॉ क्या है? हर एक प्रोविजन अपने आप में बिल्कुल प्यारे तरीके से लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है. क्या प्रीएम्बल देखने की जरूरत है? इनफैक्ट बच्चों, मैंने जब टीचिंग शुरू किया था, मैंने 8-10 बैच में तो बताया ही नहीं था कि कंपनीज एक्ट 2013 का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीएम्बल क्या है. क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ी. इनफैक्ट क्या नहीं पड़ी? क्योंकि एक एक सेक्शन अपने आप में क्या था, एक एक सेक्शन अपने आप में क्लियर था. सो इट नेवर रिक्वायर्ड मी टू स्टेट यस प्रीएम्बल. हाँ है ना. Companies Act 2013 is an epitome of the best laws that can be created. Is that clear? So now, it begins before the section and after the title. मैंने सिर्फ टाइटल लिखा है, लॉन्ग टाइटल. समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टाइटल लिखता तो प्रीएम्बल को भी इंक्लूड कर लेता. इट इज व्हाट बेटा? लॉ के बाहर है, लॉ का पार्ट है, लॉ का पार्ट है. इट इज एन एड इन इंटरप्रिटेशन. इट सजेस्ट, ब्रैकेट में क्या लिखा है? इट अनलॉक्स द लेजिस्लेटिव इंटेंट. ये अनलॉक मतलब वो उनका वर्ड है. इट अनलॉक्स द लेजिस्लेटिव इंटेंट मतलब लॉ मेकर्स की इंटेंशन क्या थी उस लॉ को बनाने के पीछे, ये आपको कहां से पता चलता है? ये पता चलता है प्रीएम्बल से. इफ द लॉ एंड प्रोविजंस आर वेरी क्लियर, तो फिर प्रीएम्बल को लात मार दो. अगर लॉ और उसके प्रोविजन बड़े क्लियर हैं तो प्रीएम्बल देखने की जरूरत नहीं है. अनित दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से हैं. द कोर्ट डिसाइडेड दैट, द कोर्ट, मेरे एक दोस्त की शादी दिल्ली में, और मैं उस समय अपने लिए एकदम डेस्परेटली लड़की ढूंढ रहा था शादी के लिए. ठीक है, 30 की एज थी मेरी भी, मतलब सॉरी 29 और 30 के बीच का जो पीरियड है उसमें घूम रहा था मैं. तो मेरे दोस्त की शादी थी दिल्ली में, सॉरी दोस्त के सिस्टर की शादी थी दिल्ली में. तो और मेरी दोस्त की सिस्टर काफी पॉपुलर थी, मतलब वो मुंबई में जॉब करती थी. सो मैं भी उस समय गया कि शादी में उसके बहुत सारे जैन फ्रेंड्स थे, तो मैं भी गया कि भाई अपने को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कि भाई जिसको शादियां शादियां शादियों में ही होती है, या शादियां शादियों में ही बनती है, ये सोच के अपन भी चले गए बच्चे. और 4-5 लड़कियों से बात किया मैंने, जो मिलता था उससे बात कर लेता था. ठीक है. तो बच्चों, हर एक लड़की का कॉमन डायलॉग यही था, बिहार से हैं, आई एम फ्रॉम पटना, शादी करी मेरे साथ तो घट जाएगी एक ठोक घटना. यस और नो. सो ये डायलॉग मुझे याद आया, पटना. सो वेरी बेस्ट प्लेस, इंडिया का सबसे अच्छा स्टेट है. नाउ सीरियसली आई लव इट. तो बच्चों ध्यान से देखिए. सो अनित दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. यस और नो. द स्टेट दैट प्रोड्यूसेस मोस्ट टैलेंटेड पीपल ऑफ द कंट्री. एक हमारे सामने ही है. आई थिंक यूपी बिहार एक ही है. यस और नो बच्चों, प्लीज सी हियर. नाउ शरद पवार, सोनिया गांधी, वन एंड सेम. मोदी, अमित शाह, यूपी बिहार एक है. बस एक लाइन है, बस थोड़ा सा बॉर्डर है बस. नहीं नहीं, हाँ मैं इधर. तो क्या प्रीएम्बल ने क्या बोला? प्रीएम्बल, व्हाट प्रीएम्बल स्टेट्स, व्हाट द लॉ इंटेंड्स टू डील विद. लॉ किन चीजें के किस लॉ किन चीजों से डील करता है, ये कौन बताता है? ये बताता है प्रीएम्बल. और अगर प्रोविजन क्लियर नहीं है, लॉ पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं. क्या देख लो? प्रीएम्बल देख लो. बुराकाउ कोल माइंस केस,
क्या बोला है इसमें? बुरा काउ क्या बोल रहे हैं? द कोर्ट डिसाइडेड दैट इफ द मीनिंग ऑफ प्रोविजन इज क्लियर प्रीएम्बल कैन नॉट बी, इफ द मीनिंग ऑफ प्रोविजन इज क्लियर प्रीएम्बल कैन बी डिसरिगार्डेड, कैन बी मतलब देखने की जरूरत, सेम चीज बच्चों, वही अलग अलग केसेस में। प्रीएम्बल सजेस्ट व्हाट बेटा? सेम वही चीज बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट? हेडिंग। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, व्हाट इज हेडिंग? मैंने बताया थोड़ी देर पहले। हाँ, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या ये? सेक्शन 42 इज व्हाट? प्राइवेट प्लेसमेंट। ये क्या है? दिस इज शॉर्ट हेडिंग। दिस इज व्हाट बेटा? एक हेडिंग जो सिर्फ एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, सुनिएगा ध्यान से। एक हेडिंग जो किसको रिप्रेजेंट करती है? विच मियरली रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन। एक हेडिंग जो सिर्फ एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, दैट पर्टिकुलर हेडिंग इज रिफर्ड एज व्हाट बेटा? दैट पर्टिकुलर हेडिंग इज रिफर्ड एज विच हेडिंग? शॉर्ट हेडिंग। एक हेडिंग जो ग्रुप ऑफ सेक्शंस को रिकवर करता है, को रिप्रेजेंट करती है, वो कौन सी हेडिंग है? लॉन्ग हेडिंग। ठीक है? जैसे कंपनीज एक्ट में जब सेक्शन 149 स्टार्ट होता है तो क्या लिखा है ऊपर सेक्शन के? 149 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या जो भी है, तो वहां पे क्या लिखा है? डायरेक्टर्स। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर्स। जब सेक्शन 139 स्टार्ट होता है, 139 से लेके 148 तक हेडिंग क्या लिखा है? ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। कहां से? 139 से लेके 148 तक क्या लिखा है बच्चों? इट इज अ ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। किसके बारे में? हेडिंग लिखा हुआ है। सो ये मुझे बताइए, तो जो सेकंड तो ग्रुप ऑफ सेक्शन, और आपको पता है ग्रुप ऑफ सेक्शन ये सब इनको क्या बोलते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर? चैप्टर्स। सो दो टाइप की हेडिंग हो गई। पहली कौन सी? पहली कौन सी हेडिंग हो गई? द फर्स्ट हेडिंग इज रेफर्ड एज व्हाट बेटा? पहली हेडिंग को हम कहते हैं शॉर्ट हेडिंग, जो किसको रिप्रेजेंट करती है? जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को रेफर करती है। दैट हेडिंग इज रेफर्ड एज व्हाट बेटा? शॉर्ट हेडिंग। एक हेडिंग ऐसी होती है जो किसको रेफर करती है? ग्रुप ऑफ सेक्शंस को रेफर करती है, जिसको हम कंपनीज एक्ट में चैप्टर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग हेडिंग। सो बेसिकली हेडिंग से अपने को क्या समझ में आता है? हेडिंग से अपने को क्या समझ में आता है? कंटेंट ऑफ अ सेक्शन। जैसे सेक्शन 42 जो है वो बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट। सेक्शन 42 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 42 डील्स विद प्राइवेट प्लेसमेंट्स। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सेक्शन 42 किससे डील करता है? प्राइवेट प्लेसमेंट से डील करता है। सो जब आप सेक्शन 42 पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि भाई 42 के अंदर क्या लिखा होगा कि कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इश्यू नहीं दे रही है, प्राइवेटली प्लेस करी। तो ये समझ में आ गया, हाँ या ना? तो यस, आई कैन कॉल हेडिंग्स, आई कैन कंसीडर हेडिंग्स व्हाट बेटा? आई कैन कंसीडर हेडिंग्स एज रेमेडी ऑफ इंटरप्रिटेशन, चाहे वो शॉर्ट हेडिंग हो या लॉन्ग हेडिंग। सेक्शन 139 से 148 तक ऑडिट से डील करते, तो मैं क्या समझ जाऊंगा कि भाई ये जितने भी ग्रुप ऑफ सेक्शन है मैं जो पढ़ने वाला हूं वो किससे रिलेट करेंगे? दो सेक्शंस विल रिलेट टू ऑडिट, दो सेक्शन विल रिलेट टू ऑडिट। यस और नो? ना। बट इसमें एक चीज याद रखना, if there is a conflict, if there is a conflict between what beta? Between long and sorry, if there is a conflict between heading and content of section,
अगर कॉन्फ्लिक्ट है मतलब हेडिंग कुछ और सजेस्ट कर रही है, सेक्शन का टाइटल कुछ और सजेस्ट कर रहा है, मैं लॉ के टाइटल की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी, सेक्शन का टाइटल कुछ और सजेस्ट कर रहा है, बट टाइटल सेक्शन का कंटेंट, सेक्शन में तो लिखा है 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, बट 42 के अंदर ये भी बोला कंपनी पब्लिक इश्यू भी लेके आ सकती है, तो देयर इज अ टाइट कॉन्फ्लिक्ट, नो, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सेक्शन के टाइटल और सेक्शन के कंटेंट के बीच में यदि किसी प्रकार का क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जीतेगा भाई जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा बताओ मुझे, कंटेंट विल गिवन अ प्रायोरिटी, headings cannot extend or limit the scope of section. What headings cannot do, headings cannot what beta, cannot extend or limit what beta, the scope of the section. Is that clear, is that clear? now अब ध्यान से देखिए, now please hear everyone. अब यूपी टेनेंसी एक्ट था, उसमें बच्चों सेक्शन का टाइटल था इजेक्टमेंट ऑफ अ पर्सन विदाउट टाइटल। एक पर्टिकुलर सेक्शन का टाइटल क्या था यूपी टेनेंसी एक्ट के अंदर, क्या था, इजेक्टमेंट ऑफ अ पर्सन विदाउट अ टाइटल। मतलब हेडिंग को देख के क्या समझ में आता है, व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द हेडिंग, हेडिंग को देख के ये समझ में आ रहा है कि जिस इंसान के पास क्या नहीं है, जिस इंसान के पास टाइटल नहीं है उस इंसान को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, हेडिंग को देख के ये समझ में आ रहा है कि जिस इंसान के पास क्या नहीं है, द वन हु डज नॉट हैव द टाइटल कैन बी इजेक्टेड, कैन बी रिमूव्ड। बट जब सेक्शन के अंदर गए, जब कहां पे गए, व्हेन वी वेंट इनसाइड द सेक्शन, जब हम सेक्शन के अंदर गए तो हमने क्या देखा, उसमें लिखा था कि कोई भी बंदा ओनर की परमिशन के बिना प्रॉपर्टी पे रहता है, उसे निकाल सकते हैं। समझ में, क्या दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस है, बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट प्रोविजंस। हाँ बच्चों, दोनों ही प्रोविजन सेम है या दोनों ही प्रोविजंस में डिफरेंस है। अगर आप देखें ध्यान से तो अगर आप हेडिंग देखें तो हेडिंग क्या बोलता है कि सिर्फ उसको निकाल सकते हैं जिसके पास क्या नहीं है, और किसी को भी निकाल सकते हैं। सुनना ध्यान से, हेडिंग बोलती है कि सिर्फ उसको निकाल सकते हैं जिसके पास क्या नहीं है, द वन हु डज नॉट हैव द टाइटल। बट इफ यू लुक एट द कंटेंट ऑफ द सेक्शन, किसको निकाला जा सकता है, एनी पर्सन हु इज लिविंग इन द हाउस, who is living in the property, who has occupied the possession without permission of the owner, without the permission of the owner can be ejected. now बताइए डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों दोनों प्रोविजन में डिफरेंस क्या है, स्कोप बढ़ा है कौन रहा है, मतलब जो सेक्शन का कंटेंट है वो स्कोप बढ़ा रहा है कम कर रहा है, स्कोप बढ़ा रहा है ना। टाइटल में ये लिखा है कि जिसके पास टाइटल नहीं है उसको निकालो, जिसके पास क्या नहीं है, जब आप कंटेंट देखो तो आपको समझ में आता है कि साला टाइटल हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो परमिशन के बिना रह रहा है आप उसको निकाल दो।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एनी पर्सन कैन बी, तो कहना इसे इस केस में जब कोर्ट में बात हुआ, कोर्ट में बहस हुई, तो इस मुद्दे पे भी बात हुई, तो कोर्ट ने क्या बोला, क्या जीतेगा, जीतेगा कौन, सेक्शन उसका टाइटल या कंटेंट, कंटेंट जीतेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, भले ही सेक्शन 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट लिखा है टाइटल, बट उसमें एक प्रोविजन लिखा है कंपनी अगर चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है तो पब्लिक इश्यू भी लेके आ सकती है। लिखा ही है सेक्शन 42 में कि अगर 200 से ज्यादा लोगों को एक साल में आपने शेयर लॉट किए तो वो इश्यू को क्या माना जाएगा, पब्लिक इश्यू। अब तुम ये बोल सकते हो कि नहीं पब्लिक इश्यू मानूंगा ही नहीं क्योंकि सेक्शन 42 का टाइटल क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? श्योर? इज एवरीवन क्लियर विद द कंसेप्ट? हाँ या ना? चलिए देखते हैं। सो लेट्स सी इन द नोट्स। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ना हेडिंग, इट इज अ नॉमेनक्लेचर और कैप्शन, नाम देना या फिर क्या देना, कैप्शन देना। दो टाइप की हेडिंग होती है, पहला क्या है, शॉर्ट हेडिंग किसको प्रीफिक्स होती है, किसके पहले आती है, शॉर्ट हेडिंग आती है सेक्शन के पहले, शॉर्ट हेडिंग किसके पहले आती है, और लॉन्ग हेडिंग कब आती है, दे आर प्रीफिक्स टू व्हाट बेटा, सेक्शन और ग्रुप ऑफ सेक्शन, दे आर प्रीफिक्स टू द ग्रुप ऑफ सेक्शंस। देयर आर टू ओपिनियंस ऑन हेडिंग। पहला ओपिनियन क्या है, it is a key of interpretation of clauses unless the wording of heading is inconsistent with what beta, other with the contents of provision। करेक्ट है? क्या आप हेडिंग को सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मान सकते हो? यस, लेकिन कब? क्या हेडिंग को आप सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मान सकते हो? यस, लेकिन कब? जब हेडिंग और कंटेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दोनों विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। और दूसरा, रेफरेंस टू हेडिंग कैन बी मेड ओनली व्हेन स्टैट्यूट्स आर एम्बिगुअस। हेडिंग्स को कब प्रेफर करोगे, जब प्रोविजन जो है वो क्लियर नहीं है, नहीं तो हेडिंग को देखने की जरूरत नहीं है। सीआईटी वर्सेस आनंद भाई उमेद भाई, लेट्स सी क्या हुआ था इस केस में। इन दिस केस कोर्ट डिसाइडेड दैट हेडिंग और टाइटल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट व्हाट बेटा, प्लेन मीनिंग ऑफ लॉ। करेक्ट है ना? मतलब आप लॉ पढ़ रहे हो, कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, सेक्शन पढ़ के उसको आपको डिक्शनरी मीनिंग मिल रहा है और आप इंटरप्रेट कर रहे हो, तो आप क्या पढ़ रहे हो बच्चों, यू आर गोइंग थ्रू अ सेक्शन, यू आर गोइंग थ्रू अ सेक्शन। सेक्शन पढ़ के क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग थ्रू द सेक्शन। सेक्शन पढ़ने के बाद, सेक्शन पढ़ने के बाद आपको कुछ तो समझ में आ रहा है, डिक्शनरी मीनिंग से कुछ तो समझ में आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि टाइटल क्या करेगा बच्चों, टाइटल मीनिंग को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। मतलब आप टाइटल में पढ़ रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट, जब आप सेक्शन पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि पब्लिक इश्यू के बारे में बात हो रही, तो टाइटल क्या नहीं करेगा, टाइटल सेक्शन के स्कोप को, सेक्शन की मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जो चीजें सेक्शन में अलाउड है मतलब वो अलाउड है। नेक्स्ट भिनका वर्सेस, जो अगला केस लॉ है दैट इज भिनका वर्सेस चरण सिंह। लेट्स सी। इन दिस केस हेडिंग ऑफ सेक्शन 180 ऑफ यूपी टेनेंसी एक्ट, कौन सा एक्ट है बच्चों, यूपी टेनेंसी एक्ट स्टेटेड, कौन सा सेक्शन का हेडिंग बच्चों, 180, कौन सा सेक्शन, यूपी टेनेंसी एक्ट का 180 में क्या लिखा था बच्चों, इजेक्टमेंट ऑफ अ पर्सन विदाउट अ टाइटल, निकाल देना। किसको निकाल देना, उस बंदे को प्रॉपर्टी से निकाल देना जिसके पास क्या नहीं है, टाइटल नहीं है। अब सेक्शन में क्या लिखा था, a person who retains the possession of the property without the consent of the person who is entitled to admit may be ejected। किसी इंसान के पास प्रॉपर्टी है और उसने उस प्रॉपर्टी को रखा है, कैसे, किसकी परमिशन से, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू एडमिट, मतलब जिसको ओनर है या नहीं नहीं पता, जिसको अथॉरिटी है, किस चीज की अथॉरिटी है, कि ये बंदा जब अथॉरिटी देगा तभी तुम प्रॉपर्टी के अंदर आ सकते हो। मैं अगर ओनर हूं या मैं ओनर नहीं हूं बट ओनर ने मेरे को ऑथोराइज किया, ऑस्टेंसिबल ओनर, याद है आपको, ओनर तो नहीं है बट ही इज एक्टिंग विद द कंसेंट, सो द वन हु इज एंटाइटल्ड टू एडमिट यू इनसाइड द प्रॉपर्टी एंड इफ यू हैव occupied the possession of the property without the person, without the consent of the person who is entitled to admit you inside the property, क्या है बच्चों, may be ejected, उसको आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो सेक्शन क्या बोलता है, हेडिंग क्या बोल रही थी,
उसी को निकालो जिसके पास टाइटल नहीं है। सेक्शन क्या बोल रहे हैं, किसी को भी निकाल दो, टाइटल है नहीं है बाहर में जाए, किसी को भी निकाल दो जो बिना परमिशन के वहां पे रह रहा है। क्या हुआ, in this case court ignored the heading as heading talks about what beta, ejection of the person without a title, and section talks about what beta, section talks about what beta, ejection of any person who occupies the possession without the consent of the owner. Is that clear? बच्चों क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्या है? Now what marginal notes are? Section 42 private placement, a company can so and so so, ये सेक्शन हो गया। उसके बगल में एक मार्जिन, this section was inserted by parliament on this particular date and it was amended on so and so date। क्या बच्चों? मार्जिनल नोट्स। अभी मार्जिनल नोट्स साइड में नहीं होते, अभी मार्जिनल नोट्स नीचे होते हैं। एट प्रेजेंट जो मार्जिनल नोट्स है, बेयर एक्ट वगैरह पढ़ा है, तो मार्जिनल नोट्स कहाँ आते हैं? बेसिकली अब वो नीचे आते हैं, लेकिन कई कई लॉज हैं जहां पे अभी भी कहां पे आते हैं, वो साइड, जो स्पेशली पुराने लॉज हैं। तो क्या मार्जिनल नोट्स को अभी एट प्रेजेंट उतना यूज किया जाता है? एट प्रेजेंट मार्जिनल नोट्स लॉ का पार्ट है। किसका पार्ट है? बट उतना अभी हम मार्जिनल नोट्स को इंटरप्रिटेशन में यूज नहीं करते। द हेडिंग्स और नोट्स, द हेडिंग और द नोट्स दैट आर पुट एट वन साइड ऑफ द सेक्शन, सेक्शन के किसी साइड पे उन्हें रखा जाता है, उनको हम कहते हैं मार्जिनल नोट्स। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? What do we refer them? We refer them as marginal notes. These heading decides the effect of sections. For example, this section does not apply to private companies. ये headings क्या decide करती हैं? Section का असर कितना होगा, section का impact क्या होगा। In past, marginal notes were considered as a source of interpretation, but now by majority of views में क्या कहा गया है? क्योंकि हम चीजों को क्या करते हैं आजकल, लॉ में ही क्लियर करते हैं, सेक्शन में ही क्लियर करते हैं, मार्जिनल नोट्स की अब उतनी जरूरत नहीं है। बट मेजॉरिटी ऑफ व्यूज के हिसाब से मार्जिनल नोट्स को आप क्या नहीं कर सकते, सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कंसीडर नहीं कर सकते। इन द केस ऑफ श्रीकांत पद्मराजे आर कदमबंदे वर्सेस सीआईटी, सीआईटी इज बेसिकली कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, अपना महाराष्ट्रियन बंदे ही है। श्रीकांत पद्मराजे आर कदम बंदे, इसकी गर्लफ्रेंड इसको कैसे बुलाती होगी? एक कदम बंधु प्लीज, कदम बंधु आज मिलते हैं, ठीक है। सो हाँ, हालांकि इसका नाम पहले ही है श्रीकांत, बट बहुत बड़ा नाम है, SPM SPK, भगवान अच्छा भला करे, ठीक है। अपन हाँ SPRK, चलिए चलो ठीक है। तुम लोग नाम पे इतना क्यों अटक जाते हो बे, आगे पढ़ो, अबे आगे पढ़ो बे। क्या डिसाइड किया कोर्ट ने? The court decided that marginal notes cannot control the meaning of sections when they are clear. they मतलब marginal notes clear है या sections clear है? Section clear है तो marginal notes पे आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। However, it must be noted that they are the part of law and the key pointer to intention of lawmaker. जैसे कंपनीज एक्ट में कई बार मार्जिनल नोट्स में मतलब नीचे लिखा होता है कि ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं होता, तो जब तक लॉ क्लियर है, लॉ में ही सब कुछ लिखा है कि सेक्शन प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा, ये सब कुछ लॉ में लिखा है, तो मार्जिनल नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं। बट कई बार मार्जिनल नोट्स आर की पॉइंटर, दे आर द की pointer to the intention of lawmaker. See, we do not intend to apply this provision to private companies. ठीक है, तो कई बार वो क्या होते हैं, की पॉइंटर होते हैं, वो बताते हैं कि लॉ मेकर्स की रियल इंटेंशन क्या है। नेक्स्ट कौन सा केस है, कौन सा केस है बच्चों? इन द केस ऑफ बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड, it was decided that marginal notes attached to the article of constitution are the part of the constitution and can be interpreted for what beta? so जिन marginal notes को कहां पे डाला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मार्जिनल नोट्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है कि ये वाला आर्टिकल इस डेट से इफेक्टिव हुआ, ये आर्टिकल में इस डेट को चेंज हुआ था, ये आर्टिकल इंडियंस के फॉरेन सिटीजन्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मार्जिनल नोट्स का स्थान अहम है, उनको आज भी रेफर किया जाता है।
बट मार्जिनल नोट्स डालने की प्रथा को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि लॉ को ही क्या किया जाए, क्रिस्टल क्लियर बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द नेक्स्ट रूल इज व्हाट बेटा? इंटरप्रिटेशन क्लॉसेस। सो व्हाट आर इंटरप्रिटेशन क्लॉसेस बच्चों? अरे क्या है, मैंने बताया तुमको आज ही शुरू में ही बताया जी। बेसिकली जब कोई वर्ड लॉ में बार बार यूज होता है तो उसको तुम लोग अगर उस वर्ड को मीनिंग को इधर उधर डिक्शनरी विक्शनरी देखोगे तो सबके पास अलग डिक्शनरी अलग अलग इंटरप्रिटेशन आएगा। तो जो वर्ड्स लॉ में रिपीटेडली यूज होते हैं, जो वर्ड्स लॉ में बार बार यूज होते हैं, उन शब्दों को एक कंपनीज एक्ट या किसी भी एक्ट में अलग से क्या कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है, ताकि आप उस शब्द को लेके क्या ना हो, कंफ्यूज्ड ना हो। कंपनीज एक्ट, प्रोस्पेक्टस हो गया, मेमोरेंडम हो गया, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, ये सारे शब्द क्या हुए? दे हैव बीन यूज्ड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, बहुत बार यूज हुए, रिपीटेडली दे हैव बीन यूज्ड। तो सेक्शन 2 के अंदर क्या कर दिया? सेक्शन 2 के अंदर क्या कर दिया? सबको डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने से क्या हो गया? कंपनी का मतलब सबको पता है कि भाई कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और प्रीवियस लॉ, करेक्ट है क्या? अब अगर कंपनी शब्द को नहीं डिफाइन किया होता तो फिर मेरे जैसे लोग थे जो आर्ग्यूमेंट करते कि पार्टनरशिप फर्म भी क्या है, कंपनी है, क्योंकि लिखा ही नहीं ना कहीं पे कंपनी। अगर लिखा है कि कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, तो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं हो तो मैं बोलता पार्टनरशिप फर्म भी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो भी तो कंपनी है। तो उन्होंने क्लियर किया नहीं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जब तक कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक वो कंपनी नहीं। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज में वो क्या करते हैं, जो शब्द लॉ में बार बार यूज होते हैं उनको क्या करते हैं, एक जगह पे क्लियरली क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, एवरी लॉ कंटेन्स डेफिनेशन, हर एक लॉ के अंदर क्या होती है? These definition explain the words which are used in, ये definition क्या करती हैं, उन words को explain करती हैं जो law में use हुए हैं। The interpretation clause or the definition given to any word provides what beta? Meaning to the word in law. Interpretation या कोई भी definition जब आप law में देखते हो तो आपका confusion खत्म हो जाता है और उस शब्द को क्या मिल जाती है, उस शब्द को क्या मिल जाती है, that word receives a meaning, that word receives a meaning। ठीक है ना? कितने टाइप की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में होती हैं, या कोई भी एक्ट, नॉट ओनली कंपनीज एक्ट, तीन टाइप की, कितनी टाइप की डेफिनेशन? रेस्ट्रिक्टिव, इंक्लूसिव, रेस्ट्रिक्टिव, एक्सटेंसिव, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब सिर्फ वही है और कुछ नहीं है। कंपनी का मतलब, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और कुछ भी नहीं। तो क्या है? तो पार्टनरशिप फर्म इज अ कंपनी बट इट इज नॉट अ कंपनी फॉर कंपनीज एक्ट, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट है। तो रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग का मतलब क्या होता है? जिस शब्द की मीनिंग इतनी ही है, सेलर, द वन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स, बात खत्म, उसके आगे कुछ नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग, कि जितना उस मीनिंग में लिखा है उतना ही उसका मतलब है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिसको एक्सटेंड किया, सेलर का मतलब इन ऑल सर्कमस्टेंसेस सेलर वुड इंक्लूड द वन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स। कंपनी का मतलब इन ऑल सर्कमस्टेंसेस विल बी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ और previous law dealing with companies. When the words defined as, when the word defined as what beta? Means मतलब company means, seller means, buyer means, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी कौन सी डेफिनेशन है? When the word is defined as
इट इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू। कौन सी डेफिनेशन बच्चों? इट इंक्लूड्स एक्सटेंसिव डेफिनेशन। सर खराब स्टूडेंट्स कौन है, आपने मुझसे पूछा। मैंने बोला जो क्लास नहीं आते, जो क्लास आते हैं पर मोबाइल पे बैठे रहते हैं। मैंने बोला जो मोबाइल पे बैठे रहते हैं और साथ में बातें भी करते हैं। तो फिर मैंने बोला कि बेटा देखो बहुत सारे टाइप हैं, बट जितने मैं बोल रहा हूं उतने नहीं है, उससे भी 1000 ज्यादा है। खराब स्टूडेंट्स की डेफिनेशन बहुत वाइड डेफिनेशन है। इट इंक्लूड्स, मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं वो तो है ही है, बट उसके अलावा ही बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं। कई लोग तो क्लास सपने में अटेंड कर लेते सोते सोते, वो भी खराब स्टूडेंट है। सर वो मैंने बोला कौन कौन कौन? सर जो क्लास आते हैं और सो जाते हैं। मैंने बोला हाँ वो भी खराब स्टूडेंट है। सर वो जो घर पे ही सोते हैं वो भी खराब स्टूडेंट है। सर वो जो ऑनलाइन लेक्चर खरीदते हैं बट देखते नहीं, वो भी खराब। मतलब कोई अंत नहीं है इसका। इतने लोगों को तो मैं 5 बता दूंगा, बट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स 5, उनकी उनके गुण 5 शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड बट नॉट, इससे भी ज्यादा जितना मैं इंक्लूड कर रहा हूं, जितने 5 पॉइंट बता रहा हूं उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजों की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में, इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू। नेक्स्ट कौन सी है? मतलब कुछ चीजों को इंक्लूड करेगा और कुछ चीजों को एक्सक्लूड करेगा। एग्जांपल, दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन इंक्लूड्स वन थिंग एंड एक्सक्लूड्स। गुड्स की डेफिनेशन जो कहां पे है, क्या है गुड्स की डेफिनेशन? इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग शेयर, स्टॉक्स एंड शिप, बट डज नॉट इंक्लूड, अच्छा इंक्लूड्स ग्रास व्रास को भी इंक्लूड करता है इफ दे आर अग्रीड टू बी सर्वेड, बट एक्सक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम एंड करेंसी नोट्स। तो वो क्या है? इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। सो ये भी क्या है बच्चों? इवन दिस इज व्हाट, इवन दिस इज व्हाट रेमेडी। इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी क्या है? ये सारी जो डेफिनेशंस हैं, क्या ये आपको चीजों को क्लियर कर देती हैं? क्या ये डेफिनेशन आपको कंसेप्ट आसान बना देती हैं, लॉ इजी कर देती हैं? यस। नेक्स्ट क्या है बच्चों? प्रोवाइजो। व्हाट इज प्रोवाइजो? क्या होता है प्रोवाइजो? मैं तुम सबको एक एक मर्सिडीज गिफ्ट कर रहा हूं, ये मैंने बोल दिया। उसके बाद मैंने बोला सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट यू स्कोर 800 आउट ऑफ 800 इन सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम। कैंसिल। क्या है ये? सब्जेक्ट टू ऐड कर दिया, मतलब प्रोवाइजो। आईकेन एकेडमी की तरफ से सबको फ्री डिनर है, बट इस डिनर में वो लोग नहीं आएंगे जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। शर्त लगा दी। क्या है ये? किसी भी स्टेटमेंट को लॉ के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर के किसी भी स्टेटमेंट को, लॉ के अंदर के किसी भी स्टेटमेंट्स को इफ यू वांट टू क्वालिफाई, किसी भी स्टेटमेंट्स को अगर आप क्या करना चाहते हैं, लॉ के अंदर के किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, व्हाट कैन यू यूज? क्या यूज कर सकते हो? प्रोवाइजो। एक्सेप्शन, सब्जेक्ट टू, कंडीशंस, ये सब किसके अंदर आता है बच्चों? कोई भी सीधे साधे स्टेटमेंट में अगर आपको क्या करना है, ये इस चीज को अलग कर दो, इस चीज को अलग कर दो, क्या करना है? आपका सीधा साधा स्टेटमेंट है बच्चों, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन आपने बताया कि नहीं 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 नहीं, ऐसे 5-6 केसेस हैं जहां पे बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी कंसीडरेशन हो सकता है। सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, 5-6 केसेस हैं जहां पे बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या है वो? जनरल स्टेटमेंट में क्या डाल दिया तुमने? एक्सेप्शन डाल दिए। अब वो क्या है? व्हाट्स दैट? प्रोवाइजो। तो एक अच्छे खासे स्टेटमेंट को, शुभम कैसे है? लड़का तो अच्छा है, बट कभी कभी सिगरेट पी लेता है। जब सिगरेट आती है तो दारू को भी नाराज नहीं करता, और जब दारू आ गई तो सिगरेट और दारू जुए के बिना तो अधूरा है। अब जुआ भी खेल लेता है, जुआ भी क्या करता है? खेल लेता है। तो सिगरेट से मन नहीं भरता, कुछ हाई लेवल का नशा करने का मन करता है तो ब्राउन शुगर वगैरह भी यूज कर लेता है। बट लड़का दिल का अच्छा है। याद है वो वाली मूवी शोले? तो बच्चों ध्यान देखिए क्या है, जनरल स्टेटमेंट रखी, शुभम लड़का तो बहुत अच्छा है, बट उसको क्या कर दिया? क्वालिफाई किया। क्या किया? क्वालिफाई किया, मतलब काड़ी किया, शर्त लगाए, शर्त लगाए, शर्त लगाए, कंडीशंस लगाए। क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं?
प्रोवाइजो। इन द वर्ड्स ऑफ हिदायतुल्लाह जे, बहुत सुप्रीम कोर्ट के बहुत माने हुए जस्टिस, प्रोवाइजो आर यूज्ड टू व्हाट बेटा? क्वालिफाई अ स्टेटमेंट और प्रोवाइड एक्सेप्शंस, अपवाद। एक्सेप्शंस और कंडीशंस आर प्रोवाइडेड इन लॉ थ्रू, मतलब अलग अलग चीजों के थ्रू हम क्या करते हैं, लॉ में क्या करते हैं, एक्सेप्शंस प्रोवाइड करते हैं। पहला, प्रोवाइजो आर यूज्ड टू रिमूव व्हाट बेटा? स्पेशल केसेस फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट। सेम, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसके अंदर 6 केसेस हैं जो ऊपर वाले स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, बट 5 चीजें ऐसी हैं जो इस जनरल स्टेटमेंट के अंदर, 5 केसेस ऐसे हैं जो जनरल स्टेटमेंट के अंदर नहीं आते। दूसरा क्या है? एक्सेप्शन, इट रेस्ट्रिक्ट्स द मीनिंग ऑफ सेक्शन। सेम प्रोवाइजो जैसे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन है, बट ये 5 केस में एप्लीकेबल नहीं होता। तो सेक्शन का स्कोप क्या हो गया? बढ़ गया है कम हो गया? कम हो गया ना, क्योंकि जब आप बोलो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना, लेकिन नहीं, आपने बोला नहीं नहीं 5 है 5 है 5 है, तो क्या हो गया? सेक्शन का मीनिंग स्कोप बढ़ गया है, रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो कई सेक्शन का स्कोप रेस्ट्रिक्ट भी हो जाता है, किससे? एक्सेप्शन से, प्रोवाइजो से। और एक और क्या है? एक और वर्ड है सेव एज। सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। देखा है तुमने वर्ड, जो लोग मॉड्यूल से पढ़ते होंगे, वो सेव एज वर्ड बहुत आता है मॉड्यूल में, क्योंकि वो कुछ नहीं बच्चों, बेयर एक्ट उठा के कॉपी करते हैं। हम सारा दिन रात मेहनत करके क्या करते हैं, उसको इजी करते हैं, इसलिए हमारे नोट्स में कभी ये वर्ड नहीं आता सेव एज, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो हम सेव एज के बदले क्या लिख देते हैं? सब्जेक्ट टू लिख देते हैं, या फिर इफ दीज कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड देन दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। सो सेव एज क्या होता है? It preserves from destruction certain rights, privileges or damages. So if you commit a murder, you are subject to punishment. Save as you have guilty intention. Yeah, save as comma, if you do not have guilty intention, you will not be punished. तो आप क्या कर रहे हो? किसी राइट्स को, किसी प्रिविलेज को आप क्या करते हो? डिस्ट्रॉय होने से क्या कर लेते हो? रोक लेते हो। मतलब सेम बच्चों, सेव एज को मैं यूज करता हूं, लॉ में यूज करता हूं, किसी राइट्स को, किसी प्रिविलेज को क्या होने से? डिस्ट्रॉय होने से। तो अगर आप गिल्टी इंटेंशन नहीं हो तो आपको पनिशमेंट मिलने वाली नहीं है। सो पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ मर्डर विल बी सब्जेक्ट टू एन इम्प्रिजनमेंट, एक्सेप्ट, उसके नीचे क्या लिखा रहेगा? सेव एज कॉमा, इट इज प्रूव दैट द पर्सन हैड अ गिल्ट इंटेंशन। सो बच्चों, हालांकि ये तीनों का नाम एक ही लिखा हुआ है, बट तीनों का मीनिंग यही है कि इससे अपन, ये तीनों के थ्रू अपन क्या करते हैं? एक्सेप्शंस प्रोवाइड करते हैं, क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट की मीनिंग को क्या कर देते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना करेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से।